दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास प्रोग्राम जय जवान, जिसमें हम आपको मिलवाएंगे मारवाड़ के एक ऐसे योद्धा से जो 1971 के युद्ध में परमवीर चक्र अरुण क्षेत्रपाल की टैंक पर तैनात रहे थे। उनके इस टैंक ने दुश्मन के 5 से ज़्यादा टैंकों को तबाह कर उसके दांत खट्टे कर दिए थे। ये हैं उस टैंक के गनर रहे नाथू सिंह जोधा, जो बाद में रिसालदार मेजर बनाए गए और मानद कैप्टन के पद से रिटायर हुए। नाथू सिंह जोधा मीठड़ी के पास स्थित हुसैपुरा गांव में रहते हैं। दोस्तों 1971 की लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी गई थी, जिसमें एक थी बसंतर की लड़ाई। वीरों की ज़मीं है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। यहाँ की बंजर ज़मीन भी बुज़दिल पैदा नहीं करती। 1971 में शकरगढ़ सेक्टर के बसंतर की लड़ाई में हमारी टैंक रेजिमेंट 17 पूना हॉर्स ने पाकिस्तान के भीतर जाकर बड़ा पिंड नामक जगह पर भीषण लड़ाई लड़ी। बसंतर की लड़ाई में हमारी टैंक रेजिमेंट 17 पूना हॉर्स के कमांडिंग ऑफिसर थे स्वर्गीय लेफ्टिनेंट कर्नल हनुत सिंह जसोल, जो राजस्थान के ही थे। इस लड़ाई में 17 पूना हॉर्स रेजिमेंट के फामागुस्ता नामक टैंक के कमांडर थे मात्र 21 साल के नौजवान सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल, जिनको सेना में भर्ती हुए मात्र 6 महीने हुए थे और अभी उनकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई थी। अरुण लड़ाई में जाने के लिए इतने उत्साहित थे कि अपने कमांडिंग ऑफिसर से बोले, सर फिर मुझे अपनी जिंदगी में लड़ाई का मौका मिले या ना मिले, मैं लड़ाई में जाना चाहता हूं। इस तरह वो अपने कमांडिंग ऑफिसर को राजी कर इस लड़ाई में शामिल हुए और बहुत छोटी उम्र में भारत के सैन्य इतिहास में अपना नाम अमर कर गए। 1971 के युद्ध की इस मुख्य लड़ाई में फामागुस्ता टैंक पर अरुण क्षेत्रपाल के साथ तैनात थे ड्राइवर पराग सिंह राठौड़, रेडियो ऑपरेटर नंद सिंह शेखावत और गनर नाथू सिंह जोधा। इस भीषण लड़ाई की शुरुआत में हमारे एक टैंक के कमांडर अवतार अहलावत घायल हो गए। दूसरे टैंक की गन खराब हो गई। अब दुश्मन के ठीक सामने और उसकी धरती पर घिरे होने के बावजूद अकेले अरुण क्षेत्रपाल के टैंक ने दुश्मन के 5 से ज्यादा टैंक ध्वस्त कर दिए। गोला लगने से उनके टैंक में आग लग गई। आग लग जाने के बाद रेडियो संदेश पर उन्हें वापस आने के लिए कहा गया, पर वो बोले, मेरी गन अभी काम कर रही है और मैं इनको सबक सिखाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपना रेडियो सेट बंद कर दिया ताकि वापस आने का कोई आदेश आ ही ना सके। उनके सामने पाकिस्तान की ओर से जवाबी हमले की अगुवाई कर रही 13 लांसर के स्क्वाड्रन कमांडर मोहम्मद निसार थे। दोनों ने एक दूसरे पर फायर किया। दुर्भाग्य से पाकिस्तानी टैंक का फायर क्षेत्रपाल के टैंक के कपोल के अंदर आकर ब्लास्ट हो गया, जिससे रेडियो ऑपरेटर नंद सिंह का सर उड़ गया और वह तुरंत वीरगति को प्राप्त हो गए। अरुण क्षेत्रपाल भी बुरी तरह घायल हो गए और कुछ देर बाद वो भी वीरगति को प्राप्त हो गए। बसंतर की लड़ाई के इस नायक को उनकी अनुकरणीय वीरता, अदम्य साहस और नेतृत्व गुणों के लिए मरणोपरांत सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। ऐतिहासिक बसंतर की लड़ाई में जिंदा बचे फामागुस्ता के 2 क्रू मेंबर, जिनमें ड्राइवर पराग सिंह जैसलमेर जिले में रहते हैं और गनर नाथू सिंह नागौर के हुसेपुरा गांव में रहते हैं। शाम वतन करते हैं कुछ बलिदानों का जिक्र, शाम वतन करते हैं कुछ बलिदानों का जिक्र, जिनके लहू से सुबह का चेहरा निखर गया, जो लड़ते रहे जलते अंगारों के बीच, जो लड़ते रहे जलते अंगारों के बीच, जिनके हौसलों से दुश्मन बिखर गया। तो आइए मिलते हैं इस लड़ाई के एक महानतम योद्धा नाथू सिंह जी से।
दोस्तों, बहुत ही उत्साहित हूँ, बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस समय नाथू सिंह जी के साथ हूँ। आइए नाथू सिंह जी से बात करते हैं किस तरह से 1971 की लड़ाई में बसंतर की जो खास लड़ाई है वो लड़ी गई थी और इनका किस तरह से उसमें योगदान रहा था। नाथू सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि पुना हॉर्स का जो नदी को पार कर जाना और पाकिस्तान में घुस जाना, अचानक से आदेश आना और लड़ाई छिड़ जाना, इसके बारे में आपने जो देखा और जो आपने किया, किस तरह से शुरुआत हुई? तो मैं आपको ये 15 तारीख से बताता हूँ। जी। 15 तारीख को हमारी यूनिट को ऑर्डर मिला कि रेजिमेंट है ये बसंतर पार करके और पाकिस्तान से लड़ाई लड़ेगी। 15 तारीख को शाम को इससे पहले माइनफील्ड लगा हुआ था। माइनफील्ड क्लियर करने के लिए इंजीनियर की बटालियन बुलाई हुई थी। वो जो इंजीनियर वाले थे वो किसी कारणवश मिले नहीं। पूना और से वहाँ पर माइनफील्ड से पहले लाइन हेड वहाँ पर लगी हुई थी। ये हमारे सीओ साहब जो अनु सिंह साहब थे उनकी तरफ से ऑर्डर आ चुके थे। और थोड़ा सा मैं सीओ साहब के बारे में बोल रहा हूँ। हमारे उस टाइम जो सीओ साहब थे लेफ्टिनेंट कर्नल अनु सिंह साहब, जो कि बाद में जनरल से रिटायर्ड हुए जी। तो उन्होंने रेजिमेंट को ऑर्डर दिया कि यहीं पर सब खड़े रहेंगे। अभी जब तक आगे से इंजीनियरिंग माइन क्लियर नहीं कर देती है तब तक यहाँ रहेंगे जी। पर जैसे ही उनको पता लगा कि भाई अभी माइन फील्ड है ये क्लियर होना मुश्किल है इंजीनियरिंग के द्वारा, तो आखिरी में उन्होंने अपने ऑफिसर स्टाफ को जो स्क्वाड कमांडर थे और थे उनको सबको बताया कि अभी ये जो माइन फील्ड क्लियर करना है वो थोड़ा सा दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। तो जैसे ही उनकी ये बातें होती रही तो ये जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ये हमारे जो क्रू कमांडर साहब थे अरुण खेत्रपाल साहब, जो कि बाद के माह ने परमवीर चक्रा हुए, उन्होंने हमारे क्रू को और हमारे ट्रूप को भी बताया कि अभी ये माइन फील्ड है ये सीओ साहब खुद ही क्लियर करें। अच्छा। तो जो माइन फील्ड था वो ऐसे लगा हुआ था कि आदमी अगर उसको माइन फील्ड को क्लियर करना चाहे तो उसके साइड के अंदर ऐसे माइन भी लगाए हुए थे कि आदमी करे तो आदमी का पाँव हो जाए तो वो आदमी अपने आप ही उड़ जाए, इसलिए उनको फिर टैंकों से ही क्लियर करना जरूरी हो गया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हनु सिंह जी के खुद के निर्देशन में हाँ। इनको साफ किया गया? हाँ, वो उनको ये था कि भाई अगर ऐसे कुछ लगा दिया आदमियों के तरीके से तो आदमियों की कैजुअलिटी ज़्यादा होगी, वो ये टैंक वाले कैजुअलिटी से ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। तो उन्होंने फिर डिसीजन लिया कि एक टैंक को आगे डाला जाए और उससे ये माइनफील्ड क्लियर कराए। तो वो डिसीजन उन्होंने अपने आप ही ऊपर ही ले लिया। आप मेरी बात तो समझ रहे होंगे ना जी। हाँ, तो वो फिर खुद ही माइनफील्ड के अंदर से टैंक को रवाना कर दिया। ये बसंतर नदी को पार करना, हाँ, ये किस तरह से संभव हुआ? कितना पानी था और किस तरह से पार किया? अभी इसके बाद में बसंतर आ जाएगा। अच्छा, जो बसंतर नदी थी उसे तो माइनफील्ड तो फिर वो तो बसंतर नदी थी, उसके अंदर पानी था, कहीं 1 फीट कहीं 2 फीट कहीं ज़्यादा भी था, लेकिन जो उसके अंदर से थोड़ा रास्ता दिखाई दिया उधर से ले लिया, तो इसलिए बसंतर नदी पार कर सके। इस तरह से आपने बसंतर नदी पार हाँ, की। इस तरीके से। कितना अंदर तक गए थे पाकिस्तान के? पाकिस्तान के अंदर आप यहाँ देखें इस जगह से कम से कम 15-20 किलोमीटर के करीब अंदर थी। 15 से 20 किलोमीटर अंदर आप चले गए थे। हाँ हाँ जी। आप फामागुस्ता के गनर थे उस समय। हाँ जी। तो फामागुस्ता ने कितने टैंक उड़ाए दुश्मन के? अभी फामागुस्ता था हमारा वो 4 ट्रूप का ट्रूप लीडर का टैंक था जी। ट्रूप लीडर के अंडर 3 टैंक थे। एक टैंक था जिसको अल्फा बोलते थे, वो हमारे रिसालदार सगत सिंह साहब थे, वो कमांडर थे। एक टैंक था ब्राउ टैंक, उसके दबदार जोग सिंह थे, वो कमांडर थे।
अभी थोड़ी देर के बाद में जैसे ये माइन फील्ड और ये आपने बसंतर नदी पार होगी तो ये चल रहे थे, पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, जो भी वो पोजीशन थी उसके मुताबिक। तो थोड़ी दूर गए तो सगत सिंह साहब थे, उनको सामने से कुछ दुश्मन के आदमी बैठे हुए दिखाई दिए, दिखाई थे। तो उन्होंने वहाँ पर टैंक को रोक के और अपने क्रूज से या दूसरे से वो आदमियों को पकड़ लिया और ऊपर बुला के उनको ऐसे कोई डरावा धमकाई कर रहे थे। तो उनके जो आदमी डेक के ऊपर खड़े थे वो आदमी को कह बोल रहे थे, तो नीचे उनके साथी थे उन्होंने देख लिया। तो वो तो नीचे ग्राउंड पर थे, ऑटोमेटिक उनके पास हथियार थे, जैसे स्टेन है और इस तरीके से, ब्रोनिंग तो नहीं थी। उन्होंने एक स्टेन का बर्स्ट निकाल दिया। वो स्टेन का बर्स्ट था पूरा का पूरा जो हमारे रिसालदार सगत सिंह साहब थे उनके जाके लगा, तो वो खत्म हो गया। अभी हमारी यहाँ पर पावर कम हो, एक टैंक चला गया हमारा, नहीं तो एक रिसालदार का टैंक साथ में होता है तो वो दूसरी बात होती है। और अभी जो वो उनका गनर था, नहीं सॉरी ऑपरेटर, तो उसने मैसेज पास कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया हमारा दबदार का टैंक था जोग सिंह साहब का, उनको कि पता नहीं हमारे कमांडर के क्या हो गया। तो उन्होंने वो ट्रूप के कोऑपरेशन के नाते ये देखा कि भाई जाके देखूं कि सगत सिंह साहब के टैंक के अंदर सगत साहब को क्या हो गया है। तो वो उधर चले गए। तो फिर 3 से 1 आप सिर्फ आपका टैंक बचा? एक टैंक बचा। इसमें कौन कौन क्रू मेंबर थे फमागुस्ता के अंदर, और किस तरह से आपने ये सटीक और अचूक निशाने लगाए जिससे दुश्मन के दांत खट्टे हो गए? तो फमागुस्ता के अंदर क्रू कमांडर हमारे लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल साहब थे, वो पूरे क्रू के इंचार्ज थे। और सामने की तरफ से टैंक देखना, टैंक के ऊपर गन को ले करना और गनर को ये इंडिकेट करना कि न तो से ऑन टैंक का मतलब ये होता है कि एक टैंक की के ऊपर गन ले, निशाने पर है। निशाने पर है, ये उनका इशारा होता था। तो हम वहाँ से काफ़ी आगे चल के सीओ साहब ने ऑर्डर दे दिया था तमाम टैंकों के लिए कि यहाँ से आगे चलो और उसके बाद में उस एरिया के अंदर जाके और पोजीशन लेना है। तो वो उस टाइम बता सकते थे। तो हमारे स्क्वाड कमांडर को मिला, स्क्वाड कमांडर साहब ने हमारे जैसे ट्रूप लीडर थे या ट्रूप लीडर भी नहीं, वो चाहे टैंक कमांडर था उस तक वो मैसेज मिल गया और उसके मुताबिक एक्शन हो रहे थे। जैसे हमारे टैंक के सामने एक दूर की तरफ ये दरख्त दिखाई दे रहा था, काफ़ी दूर था। तो अरुण खेत्रपाल साहब ने वहीं से उसको चुन लिया कि इस दरख्त के नीचे ले जाके अपन को पोजीशन लेना है। तो मल्होत्रा साहब का ट्रूप था वो हमारे लेफ्ट साइड में था और हम उनके राइट साइड में थे। मल्होत्रा साहब हमारे 2 ट्रूप के जवाबदार थे, एक तो 4 ट्रूप और एक दूसरा 3 ट्रूप। 3 ट्रूप के ट्रूप लीडर थे अवतार साहब, 4 ट्रूप के साहब थे अरुण खेत्रपाल साहब। तो वहाँ चले गए, फिर बाद में वहाँ जाके और उनको आरसेल मिल गए मल्होत्रा साहब को। तो आरसेल से वो झपट करी और हम जाके लगे, हमारी टैंक जैसे ही जाके दरख्त के नीचे लगी और सामने से टैंक आ रहे थे। ऐसे अभी बताने के लिए तो ऐसे हो जाता है कि भाई कोई गिनती नहीं थी, इस तरीके से पूरा का पूरा उनका 13 लांसर का पूरा काफिला सामने की तरफ आ रहा था जी। और 13 लांसर भी किसी ज़माने में हमारी पुनावर्स की ही रिजमेंट थी, लेकिन ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे के बाद पाकिस्तान वो के पास चली गई। पाकिस्तान में चली गई जी। तो जैसे और जाके दरख्त से थोड़ा सा आगे लिया ने तो सामने का एरिया दिखाई देने लग गया। तो अरुण खेत्रपाल साहब ने पूछा कि सामने से दिखाई दे रहा है, सब कुछ दे रहा है साहब। मैं भी बोल गया और ड्राइवर भी बोल गया। टैंक वहीं पर फायरिंग पोजीशन के अंदर गया। अब यहाँ से फायर करना शुरू कर दिया। तो अभी आपको बताऊं कि टैंक की कोई ये बताने वाली नहीं कि भाई इतने लगे। जैसे ही टैंक के ऊपर फायर किया, टैंक बर्बाद हुआ, उन्होंने फिर अगला गोला निकालने नहीं दिया और सीधा ही बोले स्टॉप ऑन टैंक। इसका मतलब है
कि ये टैंक बर्बाद हो गया, ये वाला टैंक है, इसको ख़त्म करो। मतलब लगातार आपके निशाने लग रहे थे। हाँ, लग रहे थे और सामने निशाने लग रहे थे और उसके उनकी एक पाकिस्तान की खसूसियत ही बोलिए कि उनकी टैंक के घोड़ा लग जाता है नहीं तो वो रुकते नहीं, क्योंकि वो आग में जलना नहीं चाहते। उनका पहला एम होता है कि टैंक हिट होने वाला है तो टैंक छोड़ो और भागो, भाग जाते हैं। हाँ भाग जाते हैं, क्यों जलना नहीं चाहते, उनके वो धर्म में नहीं है ना। इस तरीके से हमने टैंक की अंगेज किए और हमें भी और जो दूसरे हमारे पुनावर वाले साथ वाले थे या जैसे मल्होत्रा साहब थे और कोई भी थे, उनको सबको ये पता था और सभी को होता, पूरी आर्मी को ही, कि भाई वो उनके टैंक के घोड़ा लगा रहा, ऊपर से आदमी मिलता है, इसका मतलब वो टैंक हिट हो गया, तो उनको छोड़ दिया। इस तरीके से एक के बाद एक लगातार फायर करते करते हमने 8 या 10 टैंक बर्बाद किए और वो सामने दिखाई दे रहे थे। और कभी कभी अभी उस टाइम के फ़ोटो भी आते हैं तो वो टैंक ऐसे उल्टे हुए हुए कोई किस तरीके से इस तरीके से नज़र आते हैं, तो कभी आप भी देखना या देख लिए होंगे जी। तो ये इस तरीके से ये टैंकों की लड़ाई चलती रही जी। मेजर निसार का जो पाकिस्तान वालों का निशाना था, हाँ। वो आपके टैंक पे लगा। हाँ। उस टाइम किस तरह से क्या माहौल रहा, ये मैं आपसे जानना चाहता वो मेजर निसार साहब का वो जो एक घोड़ा लगा था वो हमारे जो ड्राइवर बैठता है इसके सामने की तरफ आके लगा, सामने की तरफ आके लगा तो पूरे क्रू को पता लग गया कि टैंक हिट हो गया है। हिट हो गया तो पराग सिंह ने बोला ड्राइवर ने कि साहब ये टैंक हिट हो गया है, थोड़ा पीछे ले लेते हैं। तो हमारे अरुण खेतरपाल साहब ने उसी टाइम पर बोला कि नहीं पराग सिंह, अभी भी सीओ साहब का ऑर्डर आया है कि कोई भी टैंक 1 इंच भी पीछे नहीं चलेगा, यहाँ ही खड़े रहेंगे, यहाँ हिलेंगे ही नहीं। तो वो टैंक कोई भी पीछे उस जगह से पीछे नहीं आए। वो पीछे आए क्या, जो जितना भी टैंक था उसकी मतलब एक तरीके से कमर टूट चुकी थी। वो कई भागे, कई टैंक भी पीछे चले गए और वहाँ पर इस टाइम पर ऐसे हो गया था कि ये लड़ाई तकरीबन होगी ऐसे जी। जो टैंक के, आपके टैंक के कपोला के अंदर जो गोला करके गिरा, हाँ। उस घटना के बाद जहाँ खेत्रपाल घायल हो गए और नंद सिंह वहीं पर बलिदान हो गए, उस घटना के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मैं बताता हूँ। ये जो अभी कैसे ये चला ये पता नहीं, ये कपोला के अंदर आग के गोला नहीं लगा था, गिरा था। जी। ऐसा कहा जाता है कि जब आग लगी तो रेडियो संदेश पर आपको मैसेज मिले, लेकिन खेत्रपाल साहब ने मना कर दिया कि हम वापस नहीं आएंगे। हाँ, तो वो जैसे ही हुआ तो फिर बोला ना कि भाई तुम वापस आ जाओ, थोड़ा पीछे ले लो, तो उन्होंने साफ बोल दिया कि हम यहाँ से पीछे नहीं आएंगे। तो जो वहीं ऑन द स्पॉट नंद सिंह बलिदान हुए थे हाँ। और खेत्रपाल भी बलिदान हुए थे, हाँ। तो वो कपोला के अंदर गोला आकर की गिरने की घटना से नहीं हुए? नहीं, कपोला के अंदर घोड़ा गिरा ही गिरा। वो घोड़ा वही घोड़ा लगा था तो जो आया। अब अभी वो घोड़ा आया तो उसके अंदर इतना लोहा तो निकल ही जाता है, इतने लोहे के इतने टुकड़े हो जाते हैं। तो मान लो एक बड़ा टुकड़ा होगा या वो पूरा घोड़ा आया, वो नंद सिंह के यहाँ इस एरिया में लगा। इस एरिया में तो ये हाथ भी कट गया और ये बड़ा हिस्सा कट गया। जैसे ही ये एक्शन हुआ तो नंद सिंह का जीप थी वो बाहर आ गई और ऐसे गिरता हुआ। जी। नाथू सिंह जी, हाँ। एक छोटा सा पटाखा जब फूटता है हाँ। तो एक सिविलियन है वो सहम जाता है, घबरा जाता है। हाँ। एक युद्ध में हाँ। बड़े बड़े धमाके, हाँ। घायल होना, हाँ। बलिदान होना, हाँ। ये किस तरह का माहौल होता है ये ऐसे और होता किस है तरह से आपको कि आप उसको सहन कर पाते हैं? हाँ, जैसे ही बाहर की तरफ आके घोड़ा लगता है तो जो हमारा टैंक होता है उस टैंक पर पता लग जाता है और क्रू को पता लग जाता है कि टैंक हिट हो गया। लेकिन क्रू को बाद में भरोसा ऐसे हो जाता है कि हमारे किसी के भी लगा नहीं, इसका मतलब घोड़ा पार होके अंदर नहीं। तो जो हमारे वाला सामना बात पराग सिंह के बताया ना, वो घोड़ा भी पार होके अंदर नहीं आया, सामने लगा, थोड़ा सा गड्ढा हुआ और झटका लग के और वो रह गया। इसी तरीके से ये घोड़ा आया ना नंद सिंह की तरफ से, जो ट्रटफोर्ट से, ये घोड़ा जो आरसेल का घोड़ा था, इसने हमारे क्रू को, नंद सिंह तो हमारे को दोनों को ही नज़र आ गया था गिरता हुआ। अभी जो मेरे जो नीचे से उसका स्प्लेंडर आए उससे मैं जख्मी हुआ और जो आप भी जख्मी हो गए थे? हाँ, उसी एक ही राउंड से हम तीनों आदमी जख्मी हुए थे
और पीछे की तरफ जो थोड़ा सा ये ऐसे एंगल सा हो जाता है, टैंक के जो गन है उसका पीछे बड़ा हिस्सा होता है, उसके अंदर गोला बड़ा या कोई जैसे मान लो टुकड़े टुकड़े आते हैं आमनेशन के, वो निकल जाते हैं। तो साहब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे पीछे ही साहब थे इसी जगह पर फिर इधर से घोड़ा आया, तो वो जो नन सिंह के लगे, नन सिंह से बचे हुए घोड़े जो छिलके थे या टुकड़े थे, वो जाके सब के सब साहब गिर गए। साहब का ये एरिया है, ये पूरा डैमेज हो गया। डैमेज हो गया और खून निकलने लग गया था और अंदर से आते होते ये भी सामने आ गया। और मैं बच गया इसलिए कि मेरे ये जो यहाँ पाँव का इससे नीचे नीचे अपने आप निकलने वाला मैं भी नहीं था, लेकिन हाथों से इससे थोड़ा चल सकता था। कोशिश करके आप निकले। हाँ, वो बाद में निकले, वो तो काफ़ी देर। अभी फिर थोड़ी सी देर हुई, पराग सिंह बाहर निकल के बाहर जो हमारे जाड़े जूड़े लगे हुए थे उनके अंदर आग लग गई थी। तो उन्होंने बोला कि बाहर निकलो, आग लग गई है। तो वो बाहर निकलने वाला तो मामला था ही नहीं, उन्होंने नीचे देखा नहीं, तो वो उतर करा के और फिर वापस बैठे गए। उसके बाद में ये लड़ाई मैं अभी आपको बता रहा था ना, इस तरीके से एक तरीके से यहीं हो गई थी। मतलब आधी लड़ाई आपके क्रू ने ही जिता दी एक तरह से। हाँ, एक तरीके से जीता दी और ये बंद हो गया था फायरिंग भी, और सब वहीं रह गया था। अभी क्या हुआ कि अभी अरुण खेत्रपाल साहब थे, उनको मैं पीछे की तरफ देखा, साहब बोला हाँ। मैं बोला साहब फिर अभी क्या करें? अभी बोले बैठे रहे। और उसके बाद में पराग सिंह ने देखा, कुछ हुआ नहीं। और फिर बाद में मेरे को निकाला क्या, मैं तो वैसे निकल गया था, तो साहब है वो थोड़ा साइड में थे, उनके पास से निकल के और बाहर आया तो पराग सिंह ने मेरे को उतार के नीचे उतार दिया। तो पराग सिंह बिल्कुल भी घायल नहीं हुए थे? पराग सिंह बिल्कुल नाव जितने घायल, मतलब लग जरूर गई थी उनके, मामूली घायल हुए। हाँ मैं वो वुंडेड तो माने गए, लेकिन पूरा का पूरा बिल्कुल ठीक। जी, पराग सिंह अभी कहाँ पर रहते हैं? अभी पराग सिंह रहते हैं जैसलमेर के पास, कोकण में। आपके संपर्क में? हाँ, तो मैं गांव भी जाके आया था उनके। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने ले जाके और हमारी टैंक थी, उस टैंक पे साइड के अंदर रख दिया और साहब अंदर ही है। तो साहब की ऐसी कंडीशन भी नहीं थी कि उनको बाहर निकाल दिए, तो बाहर निकालने से उल्टा ज़्यादा ऐसे था कि हम बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे। बहुत ज़्यादा घायल जी, हो गए। खेत्रपाल जी के बारे में कहा जाता है उनकी वीरता की बहुत कहानियाँ बताई जाती है हाँ और उनको परमवीर चक्र भी मिला। हाँ। उनके व्यक्तित्व के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? अच्छा, अब खेत्रपाल साहब का व्यवहार मैं पीछे से बताता हूँ अभी आपको। जैसे ही हमें वो नारायणगढ़ रेंज पर गए थे, नारायणगढ़ रेंज पर गए तो वो भी फिर वहाँ पहुँच गए थे तो वो हमेशा ये बोलते थे कि अपने ट्रुप को वो बिल्कुल नहीं छोड़ते थे, और ट्रुप के अंदर भी फिर क्रू को कि इतना अच्छा व्यवहार था कि चाय भी पीने के लिए हमारे साथ में आते थे। और दूसरा, अभी ये जो लड़ाई चल रही थी ने, इसके अंदर अरुण खेत्रपाल साहब ने मतलब एक अपना क्रू का इतना ध्यान रखा जिसकी कोई है। और एक दिन जैसे ही रात को इंदिरा गांधी बोली थी, लड़ाई डिक्लेयर की थी, उस दिन वहाँ से वहाँ चले तो वो उन्होंने हमारे को सबको इकट्ठा करके बताया कि आज प्रधानमंत्री ने लड़ाई डिक्लेयर कर दी है। और हम चले गए वहाँ पर, बॉर्डर के नज़दीक चले गए, बॉर्डर के नज़दीक जाके और लगे रहे पूरे दिन। तो वहाँ से अभी बॉर्डर में इन होना था हमारे, तो कोई 4 बजे 4:30 बजे के करीब हमारे ट्रुप समझिए चाहे स्क्वाड्रन समझिए, वो बॉर्डर के अंदर इन होने लगा। तो क्या नाम है, खेत्रपाल साहब ने हमारे को बताया कि अब बॉर्डर के अंदर इन होने वाले हैं, जो ध्यान रखना, थोड़ी देर के बाद में पाकिस्तान के एरिया में चले जाएंगे, तो कोई भी ये गलती मत करना। अब भी जैसे ही एयर अटैक हुआ हमारे टैंक के ऊपर, तो साहब का सबसे पहला ये ऑर्डर था कि स्लो डाउन कर लो जल्दी से जल्दी, एयर अटैक आने वाला है। और वो एयर अटैक आ गया और हमारे टैंक के ऊपर एयर अटैक हुआ। तो जैसे ही हमें बॉर्डर के अंदर पहुंचे, उससे पहले हमारे टैंक के ऊपर एयर अटैक के बर्स्ट लगे, जो हमारे टूल बॉक्स थे उनके अंदर कोई सामान था वो सब कुछ बर्बाद हो गया।
इसके बावजूद आप आगे बढ़ते रहे? हाँ, ये एयर अटैक होता रहा, एयर अटैक के अंदर ही अंदर ही ठेठ पाकिस्तान के अंदर हो गए और पूरा स्क्वाड पहुंचा वहाँ पहुँचे। अभी जाके जैसे ही हम एक दरख्त के नीचे लगे तो क्योंकि एयर अटैक से बचने वाला ज़्यादा दरख्त के नीचे ही जाता है जी। तो कि दोबारा एयर अटैक हो तो उसको ऐसे ऐसे करना पड़ता है। तो जब अरुण खेतरपाल साहब ने बोला नथु सिंह बाहर निकलो, क्या क्या बर्बाद हुआ देखो, तो बाहर निकले जो टूल बॉक्स थे उनके अंदर कोई सामान था उसके सुराख हो गए और बर्बाद हो गए, पर क्रू के नहीं लगी थी। सबसे बड़ी बात थी कि आदमी के किसी के नहीं लगी। फिर पराग सिंह बाहर आके और देखा तो फिर अब भी रेजिमेंट वालों को समझिए या स्क्वाड वालों को समझिए, अभी कमांडरों के आदमियों के आने की लाइन लगी कि इतना ज़्यादा एयर अटैक हुआ और आप चारों आदमी जिंदा है। तो साहब को मुबारकबाद देने के लिए ये एक आश्चर्य की बात थी। हाँ ऐसा, हाँ उनको ऐसा लगा देखो कि अरुण खेतरपाल साहब का क्रू है वो पूरा बच गया है और किसी के भी वो सामान के जरूर लगी, बाकी इतना छिलका भी नहीं लगा। फिर क्या हुआ कि एक दिन ऐसे ही अमोद सिंह साहब हैं, अजय सिंह साहब हैं, मान सिंह साहब हैं, मल्होत्रा साहब हैं, ये बड़े तो चार यही थे। अमोद सिंह साहब तो सीओ थे और अजय सिंह साहब टॉयसी थे और मान सिंह साहब थे वो हमारे स्क्वाड कमांडर थे। तो ये आपसे बात करते रहते थे तो उन्होंने थोड़ा सुन लिया कि आज मंजूर करेंगे। ये मैं आपको ऐसे बताने के लिए नहीं बता रहा हूँ, और जैसे ही पता लगा तो वहाँ से मतलब एक तरह के भागे हुए आए और आके करू को बोलते हैं कि नथु सिंह, पराग सिंह, नंद सिंह, अभी मेरे को आज इजाज़त मिल गई। खेतरपाल जी। हाँ खेतरपाल साहब, और आज मेरे को इजाज़त मिल गई है। टुआई साहब ने कह दिया है कि तुम लड़ाई के अंदर चलोगे, मैं तुम्हारे साथ। जी, अंडर ट्रेनिंग होते हुए भी अंडर ट्रेनिंग में थोड़ी सी ट्रेनिंग की कमी रही हुई थी तो भी उनके अंदर इतनी खुशी थी कि अपन पीछे क्यों उठे, अपन तो साथ ही नहीं चलेंगे। नहीं तो कई आदमी क्या करते हैं, बहाना मिलती है थोड़ा पीछे हो जाते हैं, लेकिन पीछे हटने वाले नहीं थे, आगे रहने वाले थे। और उन वो भी ब्रिगेडियर साहब के लड़के थे, अरुण खेतरपाल साहब ब्रिगेडियर साहब के लड़के। हनुज सिंह जी के बारे में थोड़ा सा जानना अभी अनु साहब के लिए, अनु साहब एक ऐसे आदमी थे, ये वीरता वाली ये तो दूसरी साइड में रह जाती है। वो भगवान के भगत बहुत ज़्यादा थे, तो मतलब भगवान ही थे वो, ये देखो इतना उनको पता लगता था जिसकी कोई है नहीं। अभी लड़ाई के अंदर हुए तो वो टैंक से पीछे कभी नहीं रहे। उनकी जो भक्ति थी वो भक्ति भी शुरू रहती थी, लेकिन लड़ाई के लिए जितने भी काम करने थे, जितने सीओ के काम थे, जितने अपने जगह से नीचे वाले आदमियों को हौसला अफलाई करना और करना, वो सब उनके चालू थे। कि सुनने में आता है कि बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया। और सन्यासी तो कदे से सन्यासी सन्यासी थे सब। अविवाहित थे, हैं? बाद में सन्यासी बनकर किसी आश्रम में जाकर रहने लग गए। तो फिर क्या क्या ये हमारे सीओ थे, सीओ से फिर जैसे जैसे उनकी रैंक अप होती गई तो इधर उधर जाते रहे। जहाँ पर अपॉइंटमेंट हो वहाँ तो जाना ही पड़ता है नहीं, वो तो जनरल तक गए थे, तो कमांडर भी रहे थे कई जगह, जैसे आर्मी हेडक्वार्टर में है, DO हेडक्वार्टर में है, कहीं कहीं भी। और फिर हमारे पास में सालाना आते थे, और ये जो 16 दिसंबर मनाते थे ना, उनके बाद में 16 दिसंबर हो गया, पहले कुछ हाफ डेर ऐसे थे, फिर बाद में 16 दिसंबर मानते थे, उसमें आते थे और उसमें आके पूरी रेजिमेंट को भाषण देना, बताना, और रेजिमेंट की बहादुरी का बताना। अपना नहीं लेते थे खुद का, रेजिमेंट की बहादुरी बताते थे वो। फिर वो उसके बाद में वो सन्यासी ले गया। तो बड़ा सती माता के तो हर साल में 2 बार 3 बार जाते थे, और हम भी जाते थे। हम भी रिटायरमेंट हो गए तो बड़ा सती माता का प्रोग्राम होता, तो वहाँ पर फिर वो सबको अपने पास में बुलाना, तकलीफ पूछना और करना, और एक तरह के तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। हाँ बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते थे, अपने पास में बुलाते थे जिसकी कोई है। हनुज सिंह जी, माफ़ कीजिए, नाथू सिंह जी, अभी कितने साल के हो गए हैं? मैं तो 75 का हो गया। 75 के हो गए हैं। अच्छा। अभी किस तरह का जीवन चल रहा है गांव में, यहाँ पर रहते हैं, हाँ। अभी किस तरह का जीवन जी रहे हैं आप? अब यहाँ पर पहले तो भागदौड़ भूगदौड़ करते थे, खेती कराते थे और कराते थे। अब वो तो नहीं, खेती तो कराते हैं, बस ये घर में रहते हैं, खेत में भी चले जाते हैं, और ठीक है इतना ही। हाँ, और बच्चे
बच्चे हैं, 2 हैं, इनकी दोनों की शादी कर दी, लड़के की शादी कर दी और ठीक चल रहा है। आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, हाँ साहब, फामागुस्ता टैंक जो आपका है वो अभी कहाँ पर है? फामागुस्ता टैंक है अभी वो अहमदनगर के अंदर। अहमदनगर के अंदर। हाँ जी, हाँ। और अभी पिछली दिसंबर में गए थे ने, तब तक तो था हमारे पास में, अब भी हो सकता है वो रेजिमेंट में भी रखा हुआ हो। जी हाँ, जी जी, आपके आगे जो आपका भविष्य है हाँ। उसके लिए उज्जवल कामना करता हूँ। हाँ। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हाँ। क्योंकि देश के लिए जो आपकी सेवाएं हैं वो बहुत ही अनुपम रही है, बहुत ही उच्च स्तर की रही है। तो साहब, जी नाथू सिंह जी, मौका मिलेगा तो हम पराग सिंह जी से भी मिलेंगे, क्योंकि हमने ये पूरी सीरीज शुरू की है जो वीर गाथाएं हैं उनके बारे में। जो लोग अभी हैं उनसे हम ये पूछेंगे, और लगातार जय जवान की एक सीरीज़ हमने जो शुरू की है, इसमें आपको इस तरह के प्रोग्राम दिखाते रहेंगे, हम आपके लिए लाते रहेंगे। ये थी हमारी नाथू सिंह जी से खास बातचीत। जय जवान सीरीज़ में इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।